अरे मैडम को कांच की नहीं, सोने की चूड़ियां दिखाओ। हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की कब आई? यहाँ आओ, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम चल भी नहीं पाओगे। If you people don't agree, then take this. तारीख 14 जनवरी। समय रात के 2:15। स्थान उरी सेक्टर, कश्मीर, एलओसी के पास। माहौल ऐसा था कि अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के खड़ा हो जाए तो 5 मिनट में उसका खून जम जाए। तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे था। चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत यानी बर्फ बिछी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई बर्फ की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। कर्नल जोया शेरगिल ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया। उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह हवा में घुल रही थीं। उन्होंने अपने स्नाइपर गॉगल्स, नाइट विजन को सेट किया। उनके पीछे उनकी घातक टीम, फैंटम यूनिट के 6 कमांडो बिल्कुल मूर्तियों की तरह स्थिर थे। कमांडो विक्रम विस्पर करते हुए, मैम, हीट सिग्नेचर कंफर्म है। 3 घुसपैठिए बंकर के पीछे छिपे हैं। दूरी 400 मीटर। जोया ने अपनी राइफल की पकड़ मजबूत की। दस्तानों के बावजूद उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन उनका दिमाग आग की तरह गर्म था। जोया रेडियो पर, अल्फा 1 टू टीम, नो नॉइस, नो नॉइस। हम उन्हें सरप्राइज देंगे। फायर तभी करना जब मैं आदेश दूं। जय हिंद। टीम रेंगते हुए क्रॉलिंग आगे बढ़ी। बर्फ उनके सीने में चुभ रही थी। जैसे ही वे टारगेट के करीब पहुंचे, अचानक दुश्मन के एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। सन्नाटा टूट गया। सामने से एक मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजी। गोलियां बर्फ को उड़ाती हुई जोया के हेलमेट के पास से गुजरीं। जोया चिल्लाते हुए, एम्बुश, एम्बुश, कवर लो। जोया बिजली की रफ्तार से एक चट्टान के पीछे कूदी। उनका एक साथी मेजर कबीर खुले में फंस गया था। दुश्मन की गोली कबीर के पैर पर लगी। वह बर्फ पर गिर पड़ा। जोया ने देखा कि कबीर खतरे में है। एक पल की भी देरी मतलब साथी की मौत। जोया ने अपनी जान की परवाह किए बिना कवर छोड़ दा। वह गोलियों की बौछार के बीच दौड़ पड़ी। दुश्मन, मारो, वो लड़की है, उसे जिंदा पकड़ो, पाकिस्तानी आतंकवादी ने चिल्लाकर कहा। यह सुनकर जोया की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने दौड़ते हुए ही अपनी राइफल से सटीक निशाना लगाया। ढाएं! बोलने वाले आतंकी का सिर फट गया। जोया ने कबीर को कॉलर से पकड़कर चट्टान के पीछे खींचा और अपनी टीम को इशारा किया। जोया, इन्हें जहन्नुम भेजने का वक्त आ गया है। ग्रेनेड! 2 धमाकों ने बंकर को उड़ा दिया। आग की लपटें बर्फ पर नाचने लगीं। मिशन पूरा हुआ था, लेकिन जोया के बाएं कंधे से खून बह रहा था। एक गोली का छर्रा उन्हें छूकर निकला था। दर्द बेहिसाब था, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने अपनी जेब से तिरंगा निकाला और उस जलते हुए बंकर के पास गाड़ दिया। हवा में लहराता हुआ तिरंगा गवाह था कि भारत की बेटी ने फिर से अपनी कसम पूरी की थी। 2 दिन बाद आर्मी बेस हॉस्पिटल। डॉक्टर ने जोया के कंधे पर पट्टी बांधते हुए कहा, डॉक्टर, कर्नल, आप किस्मत वाली हैं। इंच भर और नीचे होती तो हड्डी टूट जाती। आपको आराम की जरूरत है। मैंने 20 दिन की छुट्टी की अर्जी मंजूर करवा दी है। जोया मुस्कुराई। आराम तो कब्र में मिलेगा डॉक्टर, अभी तो बस सांस लेने जा रही हूं। ट्रेन जब सुंदरपुर के स्टेशन पर रुकी तो दोपहर हो चुकी थी। जोया ने वर्दी नहीं, एक हल्का गुलाबी सलवार सूट पहना था। कंधे पर बैग था और आंखों में एक अलग चमक। ये चमक जंग जीतने की नहीं, घर लौटने की थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही चाय की टपरी से अदरक और इलायची की खुशबू आई। चाय वाला, बूढ़ा काका, अरे ये तो अपनी जोया बिटिया है। कब आई बेटा? जोया, बस अभी। काका, कैसी है आपकी टांग का दर्द? चाय वाला, सब ठीक है बिटिया, तू आ गई, अब पूरा गांव ठीक हो जाएगा। जा, नानी राह देख रही होगी। जोया ने गांव की पगडंडी पकड़ी। शहर के शोर से दूर यहां सिर्फ कोयल की आवाज और खेतों में चलते ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी जो किसी भी महंगे इत्र से बेहतर थी। नानी का घर वहीं पुराना ईंटों वाला था, जिसके आंगन में नीम का पेड़ था। नानी आंगन में बैठी चावल में से कंकड़ बीन रही थीं। उनकी कमर थोड़ी और झुक गई थी। जोया ने बैग जमीन पर रखा और गेट की लोहे की सांकल खटखटाई। नानी ने चश्मा ठीक करते हुए देखा।
एक पल के लिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ। नानी, जोया, जोया, जय हिंद कमांडर, नानी। जोया ने मजाक में सैल्यूट किया। नानी डंडे के सहारे उठी और दौड़ने की कोशिश करने लगी। जोया ने दौड़कर उन्हें थाम लिया। नानी ने उसे सीने से लगा लिया। उस आलिंगन में जोया ने अपना सारा दर्द, सारी थकान भुला दी। नानी के कपड़ों से वही पुरानी धूप और कपूर की महक आ रही थी। नानी, रोते हुए, मैं डरती थी कि कहीं इस बार कहीं खबर ना आ जाए। जोया, अरे नानी, यमराज भी अपॉइंटमेंट लेकर आता है आपकी पोती के पास। मैं ठीक हूं, देखो, बिल्कुल फिट। उस रात नानी ने जोया के लिए चूल्हे पर मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया। जोया ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेना का राशन अपनी जगह था, पर नानी के हाथ के खाने में जो स्वाद था, वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं था। गांव में खुशियां थीं, क्योंकि सावन का मेला लगने वाला था। लेकिन इस खुशी पर एक काली नजर भी थी। सुंदरपुर और आसपास के 10 गांवों में एक ही नाम का खौफ था, ठाकुर विक्रम सिंह। विक्रम कोई साधारण गुंडा नहीं था, उसका बाप इलाके का बाहुबली मंत्री था। विक्रम के लिए कानून, पुलिस और इज्जत सब उसकी जूती के नीचे थे। उसी शाम जोया गांव के कुएं पर पानी भरने गई लड़कियों के साथ बैठी थी। तभी वहां चर्चा शुरू हुई। राधा, जोया की बचपन की सहेली। जोया, तू तो शहर में रहती है, तुझे नहीं पता यहां क्या हाल है। विक्रम की नजर जिस पर पड़ जाए, उसका जीना हराम हो जाता है। पिछले महीने रामू काका की खेत जबरदस्ती हड़प ली उसने। जोया, गंभीर होकर, पुलिस कुछ नहीं करती। राधा, पुलिस? अरे इंस्पेक्टर चौबे तो विक्रम के घर का कुत्ता है, दिन भर उसकी तलवे चाटता है। हम लोग डर के साए में जी रहे हैं। जोया चुप रही, लेकिन उसके फौजी दिमाग ने खतरे को भांप लिया था। उसने सोचा नहीं था कि जिस शांति के लिए वह घर आई है, वहां भी उसे एक और जंग लड़नी पड़ेगी। सावन का मेला अपनी पूरी रौनक पर था। झूले घूम रहे थे, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे। जोया ने आज आसमानी रंग का सूट पहना था, कानों में झुमके और माथे पर बिंदी। वह किसी भी एंगल से एक खूंखार कमांडो नहीं लग रही थी, वह बस एक खूबसूरत भारतीय नारी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ चूड़ियों की दुकान पर खड़ी थी। तभी भीड़ चीरती हुई एक काली स्कॉर्पियो अंदर घुस आई। धूल का गुब्बार उड़ा। गाड़ी से तेज हरियाणवी गाना बज रहा था। गाड़ी रुकी और विक्रम उतरा। 6 फीट का कद, गले में सोने की मोटी चेन, आंखों में शराब का नशा और चेहरे पर क्रूरता। उसके साथ 4 लठैत गुंडे थे। दुकानदार सहम गए। संगीत रुक गया। विक्रम की नजर जोया पर पड़ी। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उसे लगा कोई नई शिकार मिल गई है। वह धीरे धीरे जोया के पीछे गया। उसकी परछाई जोया पर पड़ी। विक्रम, क्या बात है? हमारे इलाके में ऐसा चांद कब उतरा? ए मनिहार, चूड़ी वाला, मैडम को कांच की नहीं, सोने की चूड़ी दिखा, बिल हम देंगे। जोया ने अनसुना कर दिया। विक्रम का अहंकार चोट खा गया। उसने जोया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। विक्रम, अरे ओ मैडम, जब ठाकुर बात करता है तो लोग सिर झुकाकर सुनते हैं। चल, गाड़ी में बैठ, आज की शाम हवेली पर मनेगी। भीड़ की सांसें रुक गईं। सबको लगा अब इस लड़की की इज्जत गई। जोया ने धीरे से चूड़ी मेज पर रखी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर वह मुड़ी। उनकी आंखों में वो ठंडक थी जो कश्मीर के तूफानों में होती है। जोया, धीमी वेक, लेकिन सख्त आवाज में, हाथ हटाओ, वरना यह हाथ फिर कभी खाना खाने लायक नहीं रहेगा। विक्रम हंसा, पागलों की तरह। विक्रम, धमकी, ठाकुर को धमकी, उठा लो इसे। जैसे ही विक्रम ने जोया का दुपट्टा खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, पलक झपकते ही जोया ने उसका हाथ कलाई से पकड़ा और उल्टा मरोड़ दिया। हड्डी टूटने की कड़क आवाज पूरे मेले में गूंजी। विक्रम, आ! इससे पहले कि वह संभलता, जोया का दूसरा हाथ, खुला हुआ पंजा, पूरी ताकत से विक्रम के कान के नीचे पड़ा। वह थप्पड़ नहीं था, वह एक हथौड़ा था। विक्रम का 90 किलो का शरीर हवा में उछला और धूल में जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सन्नाटा। पूरा मेला सुन्न था। किसी ने आज तक विक्रम को उंगली तक नहीं लगाई थी, और आज एक लड़की ने उसे धूल चटा दी थी। मेले में धूल बैठ रही थी, लेकिन तनाव हवा में तैर रहा था। विक्रम जमीन पर पड़ा कराह रहा था,
अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर। उसके 4 गुंडे जो अब तक सन्न थे अचानक होश में आए। गुंडा 1, भाई को मारा, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चारों गुंडे एक साथ झोया पर झपट्टे। भीड़ में चीख पुकार मच गई, लेकिन उन्होंने झोया को लड़की समझने की गलती की थी। वे भूल गए थे कि वे एक किलिंग मशीन से भिड़ रहे हैं। जोया अपनी जगह से हिली नहीं। जैसे ही पहला गुंडा पास आया, जोया ने उसके पेट में घुटने से वार किया। उसकी सांस वहीं अटक गई। दूसरे ने लाठी चलाई। जोया ने झुककर वार बचाया और उसकी कोहनी पर ऐसा प्रहार किया कि लाठी उसके हाथ से छूट गई। अगले 30 सेकंड में चारों गुंडे जमीन पर पड़े थे। किसी की नाक टूटी थी तो किसी का पैर। तभी सायरन की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर चौबे अपनी जीप से उतरा। उसने मंजर देखा। विक्रम घायल पड़ा है और उसके आदमी तड़प रहे हैं। चौबे ने बिना कुछ पूछे अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और जोया पर तान दी। चौबे दहाड़ते हुए, हाथ ऊपर, कानून को हाथ में लेती है। जोया शांत स्वर में, इंस्पेक्टर, आंखें हैं या बटन, देख नहीं सकते कि इन्होंने हमला किया था। यह सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा है। विक्रम लड़खड़ाते हुए उठा। उसकी आंखों में जिल्लत और बदले की आग थी। विक्रम, चौबे, इस रंडी ने मेरा हाथ तोड़ा है। इसे जीप में डाल। आज रात ये थाने में रहेगी मेरे साथ। चौबे ने एक गंदी हंसी हंसी। चौबे, सुना नहीं तूने? छोटे सरकार का हुक्म है। चलो, ले चलो इसे। तभी भीड़ को चीरती हुई जोया की नानी वहां आ गईं। नानी हाथ जोड़ते हुए, दरोगा जी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। यह तो कल ही फौज से छुट्टी पर आई है। इसने कुछ नहीं किया। चौबे ने नानी को धक्का दे दिया। नानी जमीन पर गिर गईं। यह देखकर जोया की मुट्ठियां फिर से भींच गईं। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसे अपनी यूनिट का अनुशासन याद आ गया। सिविलियन एरिया में वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसे सिस्टम को बेनकाब करना था। जोया ने गहरी सांस ली। उसने नानी को देखा और आंखों से इशारा किया, मैं ठीक रहूंगी। जोया, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है चौबे, मैं खुद चलूंगी। लेकिन याद रखना, जिस गाड़ी में मुझे बैठा रहे हो वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। रात के 8 बज चुके थे। सुंदरपुर पुलिस स्टेशन किसी बूछड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। जोया को एक बदबूदार लॉकअप हवालात में बंद कर दिया गया था। फर्श पर गंदगी थी। कोने में एक शराबी पड़ा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चौबे की कुर्सी के पास एक सोफा लगा था। उस पर विक्रम बैठा था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। मेज पर शराब की बोतल और चिकन रखा था। विक्रम शराब का घूंट भरते हुए, देख रही है, इसे कहते हैं पावर। तूने मेरा हाथ तोड़ा, अब मैं तेरी रूह तोड़ दूंगा। सुबह कोर्ट जाने से पहले तेरा वो हाल करूंगा कि तू आईना देखने से डरेगी। इंस्पेक्टर चौबे हंस रहा था। चौबे साहब, थोड़ा इंतजार करो, रात गहरी होने दो, तब तक इसे यहीं सड़ने दो। जोया सलाखों के पीछे जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह ध्यान, मेडिटेशन कर रही हो। वह डरी नहीं थी, वह प्लान बना रही थी। वह विक्रम और चौबे की हर बात को रिकॉर्ड कर रही थी अपने दिमाग में। जोया मन ही मन, दुश्मन जब अपनी जीत का जश्न मना रहा हो तभी उस पर वार करना चाहिए। तभी चौबे लॉकअप के पास आया और लाठी सलाखों पर मारी। चौबे, ओए हीरोइन, क्या सोच रही है? कोई बचाने आएगा? तेरा वो फौजी बॉयफ्रेंड या कोई और? यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरी मर्जी के बिना। रात के 10 बजे थाने में सन्नाटा था। सिर्फ सिपाही ऊँघ रहे थे और विक्रम शराब के नशे में धुत था। जोया उठी और सलाखों के पास आई। जोया, इंस्पेक्टर, मुझे एक फोन करना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिवार या वकील को फोन करने का हक है। चौबे चिढ़कर, अरे चुप कर, बड़ी आई वकील, हक चाहिए इसे। चौबे ने जोया का बैग, जो जब्त किया गया था, उठाया और मेज पर उल्टा कर दिया। सामान बिखर गया, पानी की बोतल, कुछ पैसे, एक रुमाल और एक लेदर का वॉलेट। चौबे, देखते हैं इसके पास है क्या, कोई प्रेम पत्र है क्या? चौबे ने मजाक उड़ाते हुए वॉलेट खोला। अंदर एक कार्ड रखा था। उस पर भारत सरकार का अशोक स्तंभ एम्ब्लेम बना था। चौबे की नजरें उस पर पड़ीं। उसने कार्ड बाहर निकाला। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसके चेहरे से रंग उड़ने लगा। शराब का नशा 1 सेकंड में काफूर हो गया।
कार्ड पर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। नेम जोया शर्गिल, रैंक कर्नल, यूनिट नौपारा, स्पेशल फोर्सेस। स्टेटस एक्टिव ड्यूटी, अवार्ड्स शौर्य चक्र। चौबे का गला सूख गया, उसके हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे उसे करंट लगा हो। उसने विक्रम की तरफ देखा। चौबे हकलाते हुए, साहब। विक्रम, क्या हुआ, मर गया क्या? चौबे, मर ही गए समझो। साहब, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये आर्मी की कर्नल है, और वो भी पैरा कमांडो, सर्जिकल स्ट्राइक वाली यूनिट। विक्रम भी सन्न रह गया। विक्रम, तो क्या हुआ? फौज बॉर्डर पर होती है, यहां मेरा राज चलता है। कार्ड फाड़ दे, सबूत मिटा दे, इसे मार देंगे, कह देंगे कस्टडी में भाग रही थी। चौबे पसीने से भीग चुका था। चौबे, पागल हो गए हो? एक कर्नल गायब हुआ तो आर्मी पूरा जिला खोद कर फेंक देगी, हम नहीं बचेंगे। जोया ने सलाखों के पीछे से एक शेरनी की तरह देखा। जोया बुलंद आवाज में, कार्ड पढ़ लिया इंस्पेक्टर? अब इज्जत से फोन मेरे हाथ में दे दो। अगर मैंने फोन नहीं किया तो मेरी यूनिट की लोकेशन ट्रेसिंग शुरू हो जाएगी, और जब वो यहां पहुंचेंगे तो वो दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, सीधा दीवार तोड़कर आएंगे। रात के 10:15। थाने के बाहर तेज हेडलाइट्स की रोशनी से पूरा इलाका दिन की तरह चमक उठा। धड़ 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 भारी बूटों की आवाज ने जमीन हिला दी। अचानक थाने का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दरवाजे पर काले कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब और हाथों में आधुनिक टेवर राइफल लिए पैरामिलिट्री के कमांडो खड़े थे। उनके हेलमेट पर लगे लेजर साइट्स सीधे इंस्पेक्टर चौबे और हवलदारों के माथे पर लाल बिंदी बना रहे थे। एक गूंजती हुई आवाज आई, हैंड्स अप, नो सडन मूवमेंट्स। हाथ ऊपर, कोई हरकत नहीं। इंस्पेक्टर चौबे की लाठी हाथ से गिर गई। हवलदारों ने अपनी पुरानी राइफलें जमीन पर फेंक दी और घुटनों के बल बैठ गए। विक्रम, जो अभी तक शेर बन रहा था, अब अपनी टूटी कलाई पकड़कर दीवार के कोने में दुबक गया। कमांडोज ने बिजली की रफ्तार से कमरे को क्लियर किया। कमांडो 1, पेरीमीटर सिक्योर, टारगेट लॉकेटेड। तभी भीड़ चीरते हुए ब्रिगेडियर रंजीत सिंह अंदर आए। उनके साथ जिले के एसपी और डीएम भी थे। एसपी का चेहरा पसीने से तरबतर था और डीएम के हाथ कांप रहे थे। ब्रिगेडियर रंजीत सिंह सीधे जोया के पास गए। जोया अभी भी उसी शांत मुद्रा में खड़ी थी। ब्रिगेडियर ने एडी मिलाई और कड़क सैल्यूट किया। ब्रिगेडियर, जय हिंद कर्नल शेरगिल, वी आर हियर। जोया ने प्रत्युत्तर में सैल्यूट किया। जोया, जय हिंद सर, थैंक्स फॉर बैकअप। यह दृश्य देखकर इंस्पेक्टर चौबे की रूह कांप गई। जिस लड़की को उसने लॉकअप में डाला था, उसे एक ब्रिगेडियर सैल्यूट कर रहा था। उसे अपनी बर्बादी साफ दिखाई दे रही थी। चौबे के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से लॉकअप का ताला खोला और फोन जोया को पकड़ा दिया। जोया बाहर आई। उसकी चाल में अब एक कैदी की नहीं, एक अधिकारी की धमक थी। उसने एक विशेष नंबर डायल किया। जोया, कंट्रोल, दिस इज कर्नल शेरगिल, ऑथराइजेशन कोड चार्ली जुलू 99। उधर से आवाज आई, यस मैम, वी आर लिसनिंग। जोया, सिचुएशन रिपोर्ट, सुंदरपुर पुलिस स्टेशन। मुझे लोकल पुलिस और एक स्थानीय अपराधी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मुझे इमीडिएट एक्सट्रैक्शन और बैकअप चाहिए। जोया, चौबे की आंखों में देखते हुए, इनिशिएट कोड रेड। उधर से ऑन ऑपरेटर की आवाज गूंजी, कॉपी दैट कर्नल, कोड रेड इनिशिएटेड, नियर बाय यूनिट 14 राजपूताना राइफल्स, ईटीए, पहुंचने का समय 12 मिनट, होल्ड योर ग्राउंड मैम। जोया ने फोन काटा और मेज पर रखा। उसने चौबे और विक्रम की तरफ देखा। जोया, तुम्हारे पास 12 मिनट हैं, अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो। विक्रम अब डरने लगा था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली। विक्रम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गोली चलाने ही वाला था कि जोया ने बिजली की रफ्तार से मेज पर रखा एक पेन उठाया और फेंक कर मारा। पेन सीधा विक्रम के हाथ में धंस गया। पिस्तौल गिर गई। जोया ने आगे बढ़कर विक्रम की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। जोया, गोली वो चलाते हैं जो कायर होते हैं। हम फौजी हैं, हम आंखों से मारते हैं। तभी दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी।
जमीन हिलने लगी, कांच की खिड़कियां थरथराने लगीं। यह किसी गाड़ी की आवाज नहीं थी, यह भारतीय सेना के भारी भरकम ट्रकों, स्टैलियन ट्रक्स का काफिला था, जो तूफान की तरह थाने की तरफ बढ़ रहा था। न्याय आने वाला था और वो बहुत निर्दयी होने वाला था। एसपी एसपी घबराते हुए आगे बढ़े। एसपी, मैम मैम, हमें माफ कर दीजिए, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, चौबे को पता नहीं था। जोया ने एसपी को हाथ के इशारे से चुप कराया। जोया कठोर स्वर में, गलतफहमी, एक महिला के साथ छेड़खानी गलतफहमी है। एक सैनिक को वर्दी के बिना देखकर उसके साथ अपराधियों जैसा सुलूक करना गलतफहमी है। जोया इंस्पेक्टर चौबे के पास गई। चौबे अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। चौबे, मैम, कर्नल मैडम, मेरे बाल बच्चे हैं, रहम करो। जोया, रहम? जब मेरी नानी को धक्का दिया था तब रहम कहां था? वर्दी का रौब झाड़ रहे थे ना। जोया ने एसपी की तरफ देखा। जोया, एसपी साहब, ऑन रिकॉर्ड शिकायत है, कस्टोडियल टॉर्चर, हिरासत में प्रताड़ना, छेड़खानी का प्रयास और ड्यूटी में लापरवाही। अगर अगले 5 मिनट में यह आदमी सस्पेंड होकर गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं आर्मी कोर्ट ऑन ऑफ इंक्वायरी बैठा दूंगी, फिर आपकी नौकरी भी खतरे में होगी। एएसपी ने तुरंत चौबे की तरफ देखा और चिल्लाया, एएसपी, चौबे, यू आर सस्पेंडेड और इसे अभी हथकड़ी लगाओ। उन्हीं हवलदारों ने जो कल तक चौबे के तलवे चाटते थे, आज उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। अब बारी थी विक्रम सिंह की। वह कोने में छिपा था, उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। जोया उसके पास गई। कमांडोज ने बंदूकें विक्रम की तरफ तान दी। विक्रम, मेरे बाप को फोन करो। जोया ने विक्रम का गिरेबान पकड़ा और उसे उठाकर सीधा खड़ा किया। जोया, सुनो विक्रम, तुम जैसे लोग औरत को कमजोर समझते हो क्योंकि तुमने सिर्फ सहने वाली औरतें देखी हैं, लेकिन याद रखना, हर दुर्गा के अंदर एक काली छिपी होती है। आज तुमने काली को जगा दिया। जोया ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। जोया, यह उन सभी लड़कियों की तरफ से है जिन्हें तुमने डराया था, ले जाओ इसे। जवानों ने विक्रम को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए जीप की तरफ ले गए। वह बच्चों की तरह रो रहा था। रात के 12 बज चुके थे। जोया थाने से बाहर निकली। बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। नानी भीड़ में सबसे आगे खड़ी थीं। जोया को सुरक्षित देखकर नानी दौड़ पड़ी। नानी, मेरी शेरनी। गांव के लोगों ने जब देखा कि पुलिस और गुंडे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो एक जोरदार नारा गूंजा, भारत माता की जय, कर्नल जोया जिंदाबाद। जोया ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। उसने वहां मौजूद लड़कियों की तरफ देखा जो उसे हैरानी और गर्व से देख रही थीं। जोया, डरना मत, कभी मत डरना। अगर कोई तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाले तो हाथ जोड़ने की जगह हाथ तोड़ना सीखो। अगली सुबह रेलवे स्टेशन, छुट्टी खत्म हो चुकी थी। ड्यूटी का बुलावा आ गया था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरक रही थी। जोया दरवाजे पर खड़ी थी, वापस अपनी ऑलिव ग्रीन वर्दी में। कंधे पर स्टार्स चमक रहे थे और सीने पर मेडल। नानी और गांव वाले हाथ हिला रहे थे। जोया ने अपनी टोपी ठीक की और मुस्कुराई। ट्रेन दूर होती गई और सुंदरपुर गांव पीछे छूट गया, लेकिन जोया एक ऐसी विरासत छोड़ गई थी जो कभी नहीं मिटेगी। अब उस गांव की हर लड़की शीशे में देखकर खुद को बेचारी नहीं बल्कि एक योद्धा मानती थी। कथावाचक वॉइस ओवर। कहते हैं शेरनी तब तक शांत रहती है जब तक कोई उसके अस्तित्व को ललकारे नहीं। जोया चली गई वापस सरहद की रक्षा करने, लेकिन साबित कर गई कि देश की बेटी चाहे घर में हो या जंग के मैदान में, वो कभी हारती नहीं। स्क्रीन काली होती है, बैकग्राउंड में वंदे मातरम का रॉक वर्जन बजता है। वीडियो पसंद आए तो एरो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।